जब मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैलकुलेशंस करने बैठ जाओ। अब कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, नो, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप सिर्फ फंडामेंटल्स को पकड़िए, कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए जो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। तो यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट, उसी फंडामेंटल को यूज कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही मजेदार सी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आज आपके सामने रख रहा हूं। प्रेशर, वॉल्यूम, थर्मोडायनामिक चार्ट पर जरा ध्यान दीजिए। प्रेशर P, वॉल्यूम V, और ये रहा आपके सामने चार्ट जिसके ऊपर एक गैस की कुछ कंडीशंस को, स्टेट्स को हम यहां पर दिखा रहे हैं। कोई हमारे पास एक गैस है जिसकी एक थर्मोडायनामिक स्टेट है, स्टेट 1, किसी एक टाइम के ऊपर, जहां पर उसका प्रेशर है P1 और वहां पर उसका वॉल्यूम है V1। अब हमने क्या किया, उस गैस के ऊपर आइसोथर्मल एक्सपेंशन की प्रोसेस करवा दी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस कुछ इस तरह से चलती दिखाई देगी आपको, और वो पहुंच जाएगा स्टेट 2 के ऊपर, जहां पर प्रेशर हो जाएगा P2 और वॉल्यूम हो जाएगा V2। ठीक है, अब आपके सामने एक कंडीशन गिवन है कि P2 जो प्रेशर है, फाइनल प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ P1। P1 का 1/4 है, वो 1/4 रह गया। ठीक है, और ऐसे ही जो फाइनल वॉल्यूम है V2, वो आपको गिवन है 0.73 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम नहीं गिवन, फाइनल वॉल्यूम गिवन है 0.73 मीटर क्यूब। बस इतना ही आपको गिवन है। और अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इफ प्रोसेस 1 2 2 had been adiabatic not isothermal, then volume V2 would have been A 0.91 मीटर क्यूब, B 0.41 मीटर क्यूब, C 0.79 मीटर क्यूब और D 0.84 मीटर क्यूब। बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। क्या पूछा गया है, ये जो प्रोसेस हुई है 1 से 2 तक, यानी प्रेशर P1 से P2 के बीच में, ठीक है, ये प्रोसेस क्या थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस थी, और जिसमें आपको दिया गया कि एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन वॉल्यूम V2 0.73 मीटर क्यूब था। अब अगर ये प्रोसेस जो 1 से चली और P2 प्रेशर तक पहुंची, यहां तक, अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल ना हो करके एडियाबैटिक होती, तब आपके पास यहां वॉल्यूम कितना होता, 0.73 पहले था जब आइसोथर्मल था। अब कितना होगा अगर ये आइसोथर्मल ना होता, कर्व एडियाबैटिक प्रोसेस का होता। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होता। तो ये है एक इंटरेस्टिंग सी थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। और जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैलकुलेशंस करने बैठ जाओ कि इनिशियल प्रेशर कितना था, पता नहीं, गिवन नहीं है। फाइनल प्रेशर कितना था, 1/4 ऑफ P1 था। फाइनल वॉल्यूम अगर आइसोथर्मल होता तो इतना था। अब कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, नो, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप सिर्फ फंडामेंटल्स को पकड़िए, कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए जो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। याद कीजिए लेक्चर नंबर 24 को, जिसमें मैंने आपको अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया था एक ही प्रेशर वॉल्यूम चार्ट के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि किस प्रोसेस का स्लोप दूसरी प्रोसेस के रिलेटिवली कैसा होगा। ध्यान से देख लीजिए वो लेक्चर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अगर एक आइसोथर्मल प्रोसेस चली है 1 से, ठीक है, और P2 तक आपको पहुंचा रही है, उसी के साथ ही अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस को देखते हैं जो 1 से चलेगी, तो स्लोप में कितना फर्क होगा दोनों के। मैंने आपको समझाया था एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा होता है। आई एम रिपीटिंग, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है वो भी मैंने बताया था जो नेक्स्ट वीडियोस थी, ठीक है, 25, 26, 27, उन सबको आप देखिए। तो यहां पर हम उसी कॉन्सेप्ट, उसी फंडामेंटल को यूज कर रहे हैं। क्या मैंने बताया आपको कि एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप से ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस इस तरह से चली है, ये वाला कर्व फॉलो करते हुए, और अगर प्रोसेस 1 से चलती बट आइसोथर्मल ना होती, कौन सी होती, एडियाबैटिक होती, तो वो किधर को जाती, तो प्रोसेस का स्लोप इस तरह से होता या इस तरह से होता। मैंने आपको बताया कि प्रोसेस का स्लोप क्या होता, फिर एडियाबैटिक का ज्यादा होता, आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। तो वो प्रोसेस फिर कैसे चलती, प्रोसेस चलती कुछ इस तरह से। देखो ध्यान से, 1 से अगर चलती तो इस तरह से प्रोसेस कुछ चलती, क्योंकि उसने आपको 2 तक पहुंचाना है, तो यहां जाकर वो रुक जाती। तो 2 पॉइंट आपका यहां ना आकर के यहां पर आता, स्टेट 2 यहां कहीं आती। ठीक है ना, बात समझ में आई। एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होता है आइसोथर्मल से, इस वजह से हमने अंदर की तरफ ये प्रोसेस दिखाई है। तो देखो जरा, अगर आइसोथर्मल के केस में V2 वॉल्यूम आपके पास 0.73 मीटर क्यूब होता है, विच इज गिवन, ठीक है, तो अब अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है P1 और P2 सेम प्रेशर रेंज के बीच में, तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम कहां आएगा, V2 आपके पास यहां कहीं आएगा। अब देखिए ध्यान से, V2 जो है अब जो होगा एडियाबैटिक के केस में, वो 0.73 से फिर कम होगा
या ज्यादा होगा? 0.73 से तो कम ही आने वाला ना, ये 0.73 वॉल्यूम है, अगर इतना है तो वो 0.73 से कम होगा। अब चारों ऑप्शंस में आइए, ये 0.73 से ज्यादा है, ये नहीं हो सकता। ये 0.73 से कम है, ये हो सकता है। 0.73 से ये ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। और 0.73 से ये भी ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है चारों ऑप्शंस में से, 0.41 मीटर क्यूब। इट मींस दिस इज प्रोबेबली द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगा और 2 सेकंड मुश्किल से लगे, आपने बता दिया कि ये आंसर है फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ ऑप्शंस। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए और पिछली वीडियोस उठाकर जरूर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट्स आपके तभी क्लियर होने हैं। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।